Chapter is acids, bases, and salts. Okay, so we will be talking about what are acids and what are their properties, how does it react. We will be talking about the bases, how do we identify a base, or how do we react the acids and bases to form salts, right? So we will be talking about acids and bases and salts, and let us begin today's lecture. Alright, so एसिड्स एंड बेसिस की बात करते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं सबको पता है कि हम जो भी हम रोज़ खाते हैं उसके अंदर काफ़ी जो चीज़ें हैं जो हम खाते हैं उसके अंदर एसिड्स होते हैं. राइट, सो वेदर यू नो दिस और नॉट, बट मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स दे कंटेन एसिड्स, राइट, एंड दे आर some of them are known as citrus fruits because they have citric acid, right? So what exactly is acid? So the term acid is derived from the Latin word acidus meaning sour to taste. ठीक है, तो जो चीज़ें खट्टी होती है खाने के अंदर, ठीक है, जो चीज़ टेस्ट में और sour होती हैं, those are known as so acids are sour in taste, and because they are sour in taste, they are derived from the Latin word, and then that's why they are called acid. ठीक है, तो उन्हें acid क्यों कहते हैं? Because they are sour in taste, and the word is derived from the Latin word which is acidus, and the meaning of the word acidus is sour to taste. ठीक है, तो acids क्या होते हैं? वो जो कि हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करे, ठीक है, जो H प्लस आयंस या H3 प्लस आयंस, H3O प्लस आयंस जो प्रोड्यूस करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये क्या करते हैं? ये H प्लस आयन डोनेट करते हैं, H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं सोल्यूशन में. सो दैट इज़ वाई दे आर एसिड्स. दे गिव सार टेस्ट, ठीक है, और वो टेस्ट में खट्टे होते हैं. प्लीज़ कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा नहीं सोच करके कि ठीक है खट्टा होगा, टेस्ट करके देखते हैं, तो मत कर लेना ऐसा, बिकॉज दे आर रियली हार्मफुल. ठीक है, तो जो बहुत स्लाइट एसिडिक होते हैं, क्योंकि कम एसिडिक होते हैं, जैसे टमाटर, ठीक है, जैसे नींबू, तो वो आप टेस्ट करिए और बढ़िया से टेस्ट करके और बताइए कि क्या आपको वो खट्टा लगता है टेस्ट में, क्योंकि उनके अंदर एसिड्स होते हैं और बहुत कम मात्रा में होते हैं. दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो कि प्लांट्स, वेजिटेबल्स इनमें मिलते हैं. ठीक है, और वो बहुत कम ऐसे होते हैं. ठीक है, तो कम मात्रा में मौजूद होते हैं, इसलिए शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए हम खा सकते हैं उनको. ठीक है, तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, तो एसिड्स की चेक करते हैं. तो एसिड्स कैसे चेक करते हैं? तो अगर लिटमस पेपर टेस्ट करें एसिड का, तो जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डिप करेंगे, सो इट विल टर्न रेड. दिस इज़ यूज एज कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एसिड. और एसिड टेस्ट करने के लिए हमें यही कन्फर्मेशन टेस्ट एक है, जिसको हम जैसे हम पता लगा सकते हैं कि एसिड है या नहीं है. तो आपको क्या करना है कि एक लिटमस पेपर को आपको सिर्फ सोल्यूशन में डिप करना है. अगर वो ब्लू से रेड हो जाता है, सो दिस मीन्स द सोल्यूशन इज एसिडिक. When acids react with metals, gases are evolved. और जब एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करते हैं तो गैस इवॉल्व होती है, कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है. कब? जब मेटल से रिएक्ट करेंगे कौन? एसिड्स. ठीक है, अब सार टेस्ट ऑफ लेमन, अनराइपेंड ग्रेप्स, विनेगर, टोमेटोज एट्सेट्रा. ठीक है, तो अब एग्जांपल क्या है कि जो लेमन है उसके अंदर भी एसिड है. ठीक है, टोमेटो है उसके अंदर एसिड है. ठीक है, अनराइपेंड ग्रेप्स जो कच्चे अंगूर होते हैं उनके अंदर भी एसिड होता है. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनमें आपको एसिड मिलता है. ठीक है, अब ये जो है ये साइंटिस्ट है, ये आर्हेनियस. ठीक है, ये करीब 200-250 साल पुराने साइंटिस्ट. ठीक है, और काफ़ी पुराने साइंटिस्ट, और इन्होंने बताया था, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि एसिड जो होता है वो क्या होता है? एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व्ड इन वाटर. इट आयनाइजेज एंड रिलीजेज हाइड्रोजन आयंस इन सोल्यूशन. ठीक है, तो उन्होंने ये बताई थी ये बात सबसे पहले. क्या? तो आर्हेनियस थ्योरी जो है, स्वांते आर्हेनियस, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी में घुलने के बाद में आयनाइज हो जाता है. आयनाइज हो जाता है मतलब आयंस की फॉर्म में हो जाता है, और H प्लस आयंस सॉल्यूशन में दे देता है. जो एक्वा सॉल्यूशन है, जो पानी का जो सॉल्यूशन है, उसके अंदर H प्लस आयंस
दे देता है। ठीक है, जैसे कि रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन देखिए, HCl एक्वस, ठीक है, तो पानी के अंदर HCl, तो आपको वो दे देगा पानी के अंदर H प्लस आयंस और Cl माइनस आयन। ठीक है, तो H प्लस आयंस अलग हो जाएंगे और Cl माइनस भी अलग मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाएगा एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCl रिएक्टिंग विद वाटर गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो H3O प्लस क्या है? अरे पानी H2O प्लस H प्लस आयन, क्योंकि H प्लस आयन एक्स्ट्रा था ना, और ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो थोड़े भूखे होते हैं, मतलब कि उन्हें पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होते हैं क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं एक्स्ट्रा, जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। तो ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन को बोलते हैं, और हाइड्रोजन बेचारा बच्चा सा होता है, मतलब छोटा सा एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए उसको ऊपर कोई भी जोर चला लेता है, तो हाइड्रोजन को पकड़ करके और खींच लेते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है तुम्हारे साथ में रहे। ठीक है, तो अब वो इसलिए H2O में H प्लस जो है वो जुड़ जाता है, तो H3O प्लस, तो आयनिक फॉर्म में आ जाता है, वो H3O प्लस हो जाता है। तो वो H प्लस जो है एक्स्ट्रा, वो कहाँ से आया? HCl से आया। तो हाइड्रोजन आयन जो है या H प्लस आयन जो है वो दिया HCl ने, तो इसका मतलब HCl क्या है? एसिड। तो इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सब्सटेंस H प्लस आयन दे वो एसिडिक है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन do not exist as H plus ions in solution. They attach themselves to the polar water molecules to form hydronium ions or hydroxonium ions. ठीक है, तो जैसा कि अभी बता रहा था मैं, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो पोलर होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो नेगेटिव साइड पे हाइड्रोजन जो है वो अट्रैक्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल है H प्लस आयन फॉर्म में और वो रिएक्ट करता है Cl माइनस से। तो पर लेकिन पानी के अंदर ऐसा नहीं होता, पानी के अंदर वो ब्रेक हो जाता है, तो H प्लस आयन जो है अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, ये इसकी एक और रिएक्शन देख सकते हैं, ये H2SO4 की बताई गई है। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में देखेंगे तो उसमें ऑब्वियसली 2 H प्लस आयंस मिलेंगे, क्योंकि सल्फेट आयन जो है उसके ऊपर 2 चार्ज है। सल्फेट आयन जो है उसके ऊपर 2 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो 2 माइनस चार्ज के लिए 2 + 1 चार्ज लगेंगे, तो इसलिए 2 हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन मौजूद होंगे। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, क्योंकि वो नाइट्रेट आयन से मिलकर के बना है। नाइट्रेट आयन जो है उसकी वैलेंसी जो है उसकी चार्ज जो है वो -1 है, तो इसलिए वो भी एक हाइड्रोजन आयन देगा। एक नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ रिएक्शंस याद रखनी है कि जो एसिड्स जो है वो इस तरीके से ब्रेक होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो H2SO4 क्योंकि सल्फेट आयन की वैलेंसी जो है वो -2 चार्ज होता है सल्फेट आयन के ऊपर, इसलिए 2 हाइड्रोजन आयन वो रिलीज करेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन आप देखो यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो जुड़े हुए हैं सल्फेट आयन से। ठीक है, तो वो 2 हाइड्रोजन आयन देगा हर मॉलिक्यूल। ठीक है, बैलेंस करेंगे जब इक्वेशन को तो 2 आएगा यहाँ पे। और सिमिलरली नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड में से एक H प्लस आयन निकलेगा। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज़ है। बाकी थ्योरी जो किसने दी थी? आर्हेनियस ने, स्वांते आर्हेनियस। रिएक्शन ऑफ एसिड, तो एसिड जो है वो रिएक्ट कैसे करते हैं? तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ठीक है, मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं? तो एसिड्स जो है वो मेटल से रिएक्ट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल जो है वो देंगे क्या? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट उस मेटल का और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, मेटल है मैग्नीशियम, ठीक है, और वो H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो वो देगा मैग्नीशियम सल्फेट विच इज सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम और हाइड्रोजन गैस। अभी आपको ऊपर बताया था जब मेटल से रिएक्ट करते हैं एसिड्स तो वो गैस रिलीज करते हैं, गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो गैस जो है वो निकलती है, और वो कौन सी गैस है वो इस केस में देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो मैग्नीशियम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है विच इज़ अ सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम,
और बच गया कौन, H2, तो H2 को टाटा बाय बाय उड़ जाएगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट, तो कार्बोनेट से अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये देखेंगे रिएक्शन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट की जो चार्ज है वो क्या है, आपको पिछले जो चैप्टर में आपको मैंने वो दिया था, एक चार्ट भी दिया था, ठीक है। तो उसके अंदर आप देख सकते हो, तो सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड, ये सब जो है और इनके चार्जेस कितने होते हैं वो आपको पता चल जाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट जो होता है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है, और सोडियम होता है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है। तो डेफिनेटली 2 सोडियम लगेंगे ना, फिर 2 माइनस को स्टेबल करने के लिए 2 प्लस लगेंगे। तो सोडियम में एक ही प्लस होता है, तो इसलिए 2 सोडियम आएंगे और बोलेंगे कि चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर के और तुमसे दोस्ती कर लेते हैं कार्बोनेट आयन से ऐसे, और फ्रेंडशिप को कर लेते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड बना लेते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करेगा HCl से, ठीक है, ऑब्वियसली। तो HCl जो है उसके अंदर H+ आयन है और Cl- आयन है। सोडियम कार्बोनेट में CO3-2 आयन है और सोडियम प्लस आयन है। तो सोडियम प्लस आयन बोलेगा कि जितनी अच्छी दोस्ती मैं तुम्हारे साथ, कार्बोनेट तुम्हारे साथ नहीं कर पा रहा, जितनी अच्छी दोस्ती मेरी क्लोरीन आयन के साथ में और रहती है, इसीलिए मैं तुम्हारे से बॉन्ड ब्रेक करके और क्लोरीन के पास जा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा बोल करके वो चले जाता है क्लोरीन के पास में और बना लेता है सोडियम क्लोराइड, विच इज़ नमक, सॉल्ट, विच इज अगेन अ सॉल्ट, ठीक है। और साथ में कार्बोनाइट आयन जो है वो दुखी हो जाता है और वो टूट जाता है, और वो टूट करके जो H+ आयन जो बच जाता है HCl का, उससे रिएक्ट कर जाता है और क्या देता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो टूट जाता है और रोने लगता है, तो ढेर सारा पानी मिल जाता है और CO2 गैस भी इवॉल्व होती है, CO2 गैस भी रिलीज होती है। तो रिएक्शन एक बार फिर से देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट +2 HCl, सोडियम कार्बोनेट जब एसिड HCl से रिएक्ट करेगा तो देगा सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, H2O प्लस CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ये याद रखने की है कि एसिड जब कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहे हैं तो कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब सोडियम देखिए एसिड जो है वो बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करे, ठीक है। बाइकार्बोनेट में क्या होता है, बाइकार्बोनेट के अंदर HCO3 होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर रहे हैं तो Na, अब ठीक है, तो इसके अंदर क्या ऐसे क्या होता है, जो HCO3 है उसके अंदर CO3 के ऊपर तो -2 था, एक H आ गया था, तो 2 माइनस में से 1 प्लस तो सेटल हो जाएगा, अभी भी 1 माइनस बचेगा। तो HCO3 के ऊपर चार्ज क्या है, 1 माइनस, और सोडियम के ऊपर चार्ज होता है 1 प्लस। तो इसीलिए अब आप इस रिएक्शन, इस प्रोडक्ट में देखोगे तो Na जो है एक ही लगा है, वो एक इसलिए लगा है क्योंकि दूसरा प्लस चार्ज जो है वो हाइड्रोजन से मिल गया। तो दूसरा चार्ज जो है वो हाइड्रोजन से मिलने के कारण सोडियम को एक ही अकेले को ही और दोस्ती करनी पड़ती है बाइकार्बोनेट से, क्योंकि बाइकार्बोनेट की वैलेंसी जो है वो -1 है। बाइकार्बोनेट जो है उसके ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है HCl, ठीक है, HCl एक्वस HCl से रिएक्ट करेगा जब, तो फिर बनाएगा क्या, वही तो सोडियम तो बोलेगा कि भाई मेरी तो फ्रेंडशिप बेस्ट है क्लोरीन से, मेरे को तो सबसे अच्छा दोस्त मेरा क्लोरीन ही लगता है। तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो उसको बाय बाय कर लेगा और वो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। सोडियम क्लोराइड इज अगेन वंस अगेन द सेम सॉल्ट, और वापस से रिएक्शन जो है वो सिमिलर है, H2O प्लस CO2, और उसमें मिलेगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो रिएक्शन जो है इट इज द सेम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो एसिड्स को कैसे हमने क्लासिफाई किया गया है, क्या उसके ग्रुप बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं, देखिए। एसिड्स आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स, ठीक है। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कि आपको बताया फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एसिड्स मिलते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, और एक होते हैं मिनरल एसिड्स जो कि मिनरल सॉल्ट्स वगैरह जो है बनाते हैं वो। Acids which are derived from plants and animals are organic acids. For example, citric acid from fruit, ठीक है। citric acid जो है वो citrus fruits में होता है। citrus fruits हो गए ऑरेंज, लेमन,
ठीक है, तो ये होते हैं सिट्रस फ्रूट्स। मिनरल एसिड्स आर इनऑर्गेनिक एसिड्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, और मिनरल एसिड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि फ्रूट्स प्लांट्स वगैरह इनमें नहीं होते हैं, और वो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। दे आर डेंजरस टू बी यूज्ड सो नीड मोर प्रिकॉशन, ठीक है। और मिनरल एसिड जो होते हैं वो डेंजरस भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जला देते हैं, वो नुकसान बना देते हैं, रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको बहुत सतर्कता से काम में लेना चाहिए। और आप भी कभी भी एसिड वगैरह से कभी कोई एक्सपेरिमेंट में कहीं भी यूज़ करें तो ध्यान रखें एसिड बेसिस का कभी भी यूज़ कर रहे हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड का यूज़ कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव एन असिस्टेंट आपके आसपास, या तो लैब असिस्टेंट या टीचर, कोई ना कोई सीनियर सुपरविजन होना ज़रूरी है, ठीक है। मिनरल एसिड्स जो है या इनऑर्गेनिक एसिड्स जो है उनकी बात करते हैं। तो एसिड्स विच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड, जो मिनरल्स से मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ कैसे मिलता है ये, तो इन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, जब कॉमन सॉल्ट जो है उसको प्योरिफिकेशन में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर ब्लीचिंग एजेंट के लिए काम में लिया जाता है, और एक्वा रीजिया बनाने के भी काम में लिया जाता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है ये कॉमन सॉल्ट की प्योरिफिकेशन में काम में आ रहा है, कॉमन सॉल्ट जो है उसको साफ करने के लिए काम में आ रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट का काम भी कर रहा है, ब्लीच करने के लिए काम में भी आ रहा है, और एक्वा रीजिया बनाने के काम में आ रहा है। देखिए, अगर आपसे एसिड बेसिस से कोई क्वेश्चन आ जाता है और अगर यूजेस पूछता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स, तो ये यूजेस आप मेंशन कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली बोलता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप ये एग्जैक्टली ये पॉइंट बताएंगे। नहीं तो अगर यूजेस जनरली पूछता है तो एसिड्स के क्या क्या कहाँ कहाँ यूजेस हैं, तो उन पॉइंट्स को आप याद कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये गड़बड़ हो गई है, इसमें नाइट्रिक एसिड जो है वो बताया गया है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए गड़बड़ ये हो गई, शायद टेबल ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, जो कि एक्चुअल में नीचे है, वही मेरे को लग रहा है टेबल ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है। तो HNO3 जो है वो कहाँ काम में आता है, ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो HNO3 जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम में आता है, ठीक है। ये जो है ये नीचे होगा। स्टूडेंट्स, वी वुड हैव टू डिस्कस दिस टेबल, तो I'll रेक्टिफाई दिस एंड देन शेयर इट विद यू, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर ये ऊपर नीचे हो चुका है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड होता है, जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज HNO3, राइट, बिकॉज नाइट्रेट आयन जो है उसकी बात करें तो NO3 माइनस, तो वो ये होता है। और कार्बोनिक एसिड तो मेंशन ही नहीं है यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड जो है दैट इज H2CO3, ठीक है, जो कि कार्बोनेट आयन से मिलकर के बना है। फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4, ठीक है, ये नाम आपको बता देते हैं, बाकी टेबल जो है ये हम दोबारा से ठीक करके इसको एलाइन शेयर इट विद यू, ठीक है सर। और एक्वा रीजिया क्या होती है देख लेते हैं। एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट HCl, 1 पार्ट HNO3 विच डिजॉल्व्स इवन नोबल मेटल्स लाइक AuN, प्लैटिनम, ठीक है। तो गोल्ड और प्लैटिनम जैसे भी मेटल्स को और डिजॉल्व कर लेता है, ऐसा मिक्सचर है एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया के अंदर क्या होता है, 3 पार्ट HCl, 75% HCl एंड 1 पार्ट HNO3, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, तो 1 पार्ट 25%, ठीक है। तो 4 पार्ट अगर बनाएंगे तो 75% HCl एंड 25% नाइट्रिक एसिड का जो मिक्सचर है उसे हम बोलेंगे एक्वा रीजिया। और एक्वा रीजिया जो है वो गोल्ड प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, जो कि नोबल फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो क्या है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ठीक है। और नेम देख लेते हैं इधर, तो फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो है पहला ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, HCOOH, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला।
और ये मिलता है फाउंड इन द स्टिंग्स ऑफ एंड्स। फॉर्मिक एसिड जो है वो मिलता है जो लाल चींटियाँ होती हैं जो, और वो जो डंक मार लेती हैं, वो उनके जो स्टिंग होता है, ठीक है, तो वो जब काट लेती हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा सूजन हो जाती है, ठीक है, निशान हो जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड होता है उनके, तो वो जो एसिड जो है वो जब स्किन के अंदर चले जाता है तो वो इरिटेशन पैदा कर देता है। एंड बीज, ठीक है, और मधुमक्खी वगैरह जो होते हैं उनके भी जो डंक होता है तो ये उनका जो एसिड होता है वो रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। यूज़ कहाँ होता है? यूज इन टैनिंग लेदर की जो शाइन बनाने के लिए और काम में आता है। इन मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग गाउट, ठीक है, तो गाउट जो है उसको ट्रीट करने के लिए भी और इस फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिनल यूज भी है। नेक्स्ट बात करें CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो है इट्स फाउंड इन विनेगर में मिलता है, जो खाने वगैरह में काम में आता है। यूज्ड एज सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड परफ्यूम्स, और जो डाई या परफ्यूम्स बनाए जाते हैं उनके अंदर भी एसिटिक एसिड होता है, और उसका जो सॉल्वेंट है, ठीक है, तो फ्रेग्रेंस जो है वो तो खैर उसका सॉल्यूट हो गया, तो उसका सॉल्वेंट है सॉल्यूशन के अंदर, वो होता है ये एसिटिक एसिड, डाइज का या परफ्यूम्स का। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड तो आपको सबको पता होगा, दही, ठीक है, दही जो होता है उसके अंदर होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया होता है, और वो जो है लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्सिंग ऑफ मिल्क इन कर्ड, ठीक है, तो जो कर्ड है, जो दही है, इसके अंदर, ठीक है, होता है मौजूद, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। जो खटास होती है दही के अंदर वो यही होती है लैक्टिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो होता है वो फूड प्रिजर्वेटिव में काम में आता है, खाने को खराब होने से बचाने के लिए, और बेंजोइक एसिड जो है ऐड किया जाता है। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन, ऑरेंज एंड सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। नींबू में, ऑरेंज में, ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स मतलब जिनके अंदर सिट्रिक एसिड है उनको सिट्रस फ्रूट्स कहा गया है, और वो ये एग्जाम्पल्स उनके हैं, लेमन एंड ऑरेंज। टार्टरिक एसिड जो कि मौजूद होता है इमली में, प्रेजेंट इन टैमरिंड, ठीक। अब एसिड जो है वो उनके बेसिसिटी पर भी डिफाइंड है, ठीक है। द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज अ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या है, ये सिंपल टर्म्स देखें, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल इस एसिड का कितने आयंस देगा, H+ आयंस या H3O+ आयंस जो है वो कितने प्रोड्यूस कर पाएगा, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है, वो उसकी बेसिसिटी होगी। तो बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल। तो आयनाइजेशन जब हो रहा है तो उसके एक मॉलिक्यूल से और कितने नंबर ऑफ आयंस निकल रहे हैं, दैट इज नोन एज द बेसिसिटी। ऑलराइट, अब बात कर रहे हैं मोनोबेसिक एसिड्स। मोनोबेसिक एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूस वन हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोनोबेसिक एसिड्स क्या होते हैं? जब एक हाइड्रोनियम आयन वो प्रोड्यूस करेंगे, एसिड जो है उसका जो मॉलिक्यूल है वो कंप्लीट जब आयनाइज होगा, ठीक है, तो उसमें से एक हाइड्रोनियम आयन एक मॉलिक्यूल से मिलेगा, सो देन इट इज मोनोबेसिक। एग्जाम्पल कैसे हो गए? HCl, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये किसके हैं? मोनोबेसिक। क्यों? क्योंकि सब में देखोगे एक ट्रेंड है, सब में एक ही H+ मिलेगा, सब में एक ही H+ मिल पाएगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ध्यान रखिए, ये जो एसिड्स होते हैं, ये सारे जो एसिड्स हैं
इनमें सब में कॉमन चीज़ यही है कि एक ही हाइड्रोनियम आयन मिलेगा एक मॉलिक्यूल से, सो दैट इज वाई दे आर मोनोबेसिक। मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब होता है एक। ये देखिए, ये इसकी ये रिएक्शन ऊपर देख चुके हैं। ये रिएक्शन वैसे हम HCl प्लस H2O, तो HCl जब है उसको पानी से रिएक्ट करवाते हैं तो पानी के अंदर आपको आयन्स मिलेंगे, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन Cl माइनस एंड H3O प्लस इज दी हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर एक प्लस का चार्ज है और H2O है। H2O है इसलिए तो ऑब्वियसली उसको हाइड्रोनियम बोलेंगे, हाइड्रो नाम आ जाएगा, और क्योंकि प्लस चार्ज है इसलिए ईएम। ठीक है, यूजुअली जो प्लस चार्ज लेते हैं दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय ईएम, राइट। तो उनके पहले अम आ जाता है, और यूजुअली जो माइनस चार्ज लेते हैं वो उनके आगे आइड आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है ये सारी चीज़ों का, ये नॉमेनक्लेचर होते हैं, नाम देने के तरीके। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखते हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड की बात हो रही है। एसिटिक एसिड जब पानी से रिएक्ट करेगा पानी में मिलेगा। ठीक है, और ध्यान रखिए, देखिए ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ये देखिए ध्यान से, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये वापस जो एसिटेट आयन है ये हाइड्रोनियम आयन से भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही आयन्स जो हैं ये अंदर जो सॉल्यूशन है, जो एक्वा सॉल्यूशन है उसके अंदर आयन्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, आयन्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अगर वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है तो ये अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ लेते हैं, तो स्टेबिलिटी वापस उस फॉर्म में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आयनिक फॉर्म में रहते हैं, इसलिए दोनों रिएक्शन दोनों तरफ चलती रहती है। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? ये H3O प्लस एंड एसीटेट आयन, वही हाइड्रोनियम आयन एंड एसीटेट आयन। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड HNO3 reacts with water to gives nitrate ion and hydronium ion। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन मिलेगा और हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। किस केस में? नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, अब आगे, पहले अभी मोनोबेसिक पढ़ रहे थे, अब आ गए डायबेसिक। तो डायबेसिक के अंदर वही हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे एक्वा सॉल्यूशन में, तो वो कहलाएगा डायबेसिक। डाय मतलब फॉर 2। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कि एग्जांपल H2SO4। H2SO4 में जब पानी रिएक्ट करते हैं तो देखिए ये रिएक्शन H2SO4 एडेड विद वाटर, तो इट गिव्स H2O। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन, और पहला स्टेप, ठीक है, ये 2 स्टेप में हो रही है रिएक्शन। तो पहले स्टेप में तो बायसल्फेट एक हाइड्रोजन जाएगा, और फिर वो बायसल्फेट जो है उससे जो एक जो हाइड्रोनियम है उसको एक और हाइड्रोनियम मिलेगा। ठीक है, और फिर सल्फेट आयन हो जाएगा अलग, और 2 हाइड्रोनियम आयन होंगे और सल्फेट आयन हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप में होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप बताना चाहें तो सीधा एक स्टेप में ही बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो बीच वाला एक स्टेप है, तो आप शुरू और लास्ट का बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अगर H2SO4 प्लस H2O गिव्स 2H3O प्लस सल्फेट आयन ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है वो। ठीक है, लेकिन इसमें स्टेप वाइज बताया गया है कि पहला स्टेप जो होगा वो एक निकलेगा, और फिर दोबारा दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा निकलेगा। अब बात करें ट्राई बेसिक की। ट्राई बेसिक में हो जाएंगे 3, सिंपल, और वो क्या होगा? 3 हाइड्रोनियम आयन्स मिलेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो कहलाएगा ट्राई बेसिक। देखिए रिएक्शन H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, और ठीक है ये आयन देगा फॉस्फेट आयन। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड में जब आपने ऑब्वियसली बैलेंस करेंगे तो 3 पानी के मॉलिक्यूल्स लगेंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे, और मिलेंगे 3 हाइड्रोनियम आयंस। अब इसमें भी स्टेप वाइज होगा, लेकिन इसमें स्टार्टिंग और लास्ट दे रखा है सर। ठीक है, इसमें भी स्टेप वाइज एक एक करके हाइड्रोनियम आयन डेवलप होंगे, हाइड्रोनियम आयन जो है अवेलेबल होंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और ये भी रिवर्सिबल है। ठीक है, तो वापस से वो रिएक्ट भी करते रहेंगे फॉस्फेट आयन से। ठीक है, ताकि फॉस्फोरिक एसिड और वाटर मिलता रहे। ठीक है, तो ये चलती रहेगी रिएक्शन। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, तो बात हो रही है फॉस्फोरिक एसिड जब पानी से रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव हाइड्रोनियम आयन, 3 हाइड्रोनियम आयंस, बिकॉज यहाँ देखिए आप 3 हाइड्रोनियम आयंस यहाँ पे अवेलेबल है, और फॉस्फेट आयन की भी वैलेंसी जो है वो -3 है, तो वो 3 हाइड्रोनियम आयन दे देगा और आयनिक फॉर्म में आ जाएगा।
ठीक है, बात करें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे, एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो क्या होगा, द एसिड विच अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जो कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, जो एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स हैं HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, वाटर मिलाने पर सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आयनाइज हो जाते हैं अपने आयंस में। और कंप्लीटली नहीं जो आयनाइज हो, जो सिर्फ पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट आयनाइजेशन जो करें, वो वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स क्या है, द एसिड विच अंडरगोज पार्शियल और इनकम्प्लीट आयनाइजेशन। ठीक है, जिसमें पार्शियल या इनकम्प्लीट आयनाइजेशन हो रहा है, वो वीक एसिड्स कहलाएंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड होता है, क्योंकि उसके सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रांगली, वो इजीली और नहीं H+ आयन रिलीज करते। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लो तो मोस्टली ये देखिए आप, ये देखिए ये भी ऑर्गेनिक है, ये ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड जो कि आपको उसमें मिलता है टमाटर में। ठीक है, तो टमाटो में मिलेगा जो दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो है अभी आपको बताया, एंड्स एंड बीज इनके स्टिंग में होता है। ठीक है, HCOOH। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, कार्बोनिक H2CO3 और एक फॉस्फोरिक H3PO4, ये सब वीक एसिड्स हैं। तो ये H+ इजीली नहीं देते हैं, देते तो हैं पर इजीली नहीं देते हैं, इसलिए वीक एसिड्स हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। अब एसिड्स के कंसंट्रेशन पे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, द एसिड्स विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ कंसंट्रेटेड एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, वो एसिड जो कि बहुत, जिसमें कम मात्रा में पानी है, जिसमें वाटर जो है वो लेस है लेकिन एसिड जो है वो ज़्यादा है, सो दैट इज अ कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होगा, डाइल्यूट एसिड, द एसिड्स विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, जिसके अंदर पानी ज़्यादा होगा देन इट इज डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड। ठीक है, अब उसकी स्ट्रेंथ जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। स्ट्रेंथ मतलब वीक है कि स्ट्रांग है, वो कितनी मात्रा में है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा एसिड अगर ले लेंगे, जैसे कि ऊपर जो था कि अब वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। ठीक है, मान लीजिए फॉर्मिक एसिड जो है वो डेफिनेटली, मतलब ज़्यादा एसिड जो है उसके नुकसान जो है वो ज़्यादा होंगे, पर क्या वो ज़्यादा H+ आयन्स देंगे, तो वो नहीं। ठीक है, अभी भी एक मॉलिक्यूल जो है वो एक ही H+ आयन देगा। तो ये जो है इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ज़्यादा, मान लीजिए आपने कॉन्सेंट्रेशन में ले लिया फॉर्मिक एसिड, तो अब उसमें पता चल रहा है कि एक ही फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल से और 2 H+ आयन निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वेरी नहीं करेगी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन कितने ज़्यादा दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ना कि एसिड कितना ज़्यादा है उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो एसिड कितना ज़्यादा है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन हाँ, हाइड्रोनियम आयन जो है वो कितना ज़्यादा दे रहे हैं उस पर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम बेसिस की। ठीक है, बेसिस के लिए अभी अपन सबसे पहले तो एक चीज़ ये देख लो, सब्सटेंस विद बिटर टेस्ट। ठीक है, तो याद रखने की चीज़ यही है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, सार टू टेस्ट। ठीक है, तो जब एसिड्स को टेस्ट करते हैं तो खटास आती है, उसके अंदर खट्टे होते हैं वो। ठीक है, और इसीलिए उसका नाम भी पड़ा एसिड, क्योंकि एसिडस लैटिन में मीनिंग है खट्टा। ठीक है, अब लेकिन बात करें बेसिस की, तो बेसिस जो होते हैं वो होते हैं बिटर, वो होते हैं कड़वे।
ठीक है, टेस्ट करने पर उनका टेस्ट जो आता है वो है कड़वा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो इसको। एसिडस तो याद इस तरीके से रख सकते हो, खट्टा है, और ऐसे एसिड जो है वो एसिडस से मिलकर बना है, एसिडस जो कि जिसका मतलब भी नाम भी जो है खट्टा है। ठीक है, तो ये तो आप इस तरीके से याद रख लो। बेसिस का ऐसे याद रख लो कि बी फॉर बेसिस, बी फॉर बिटर। ठीक है, तो बी फॉर बिटर मतलब बी फॉर कड़वा, बी फॉर बिटर, और बी से ही होते हैं बेसिस। तो इसीलिए ऐसे याद रखने का तरीका है कि आपको ध्यान रहे, अगर बेसिस के बारे में लिखना है तो बेसिस कैसे होते हैं टेस्ट में, तो बी फॉर बिटर। ठीक है, एंड गिव अ सोपी टच, जैसे साबुन को जैसे अपन टच करते हैं, ठीक है, तो साबुन में जैसा टच आता है वैसा टच आता है बेसिस को टच करने पे। ठीक है, और बहुत सारे जो बेसिस होते हैं वो कोरोजन में हेल्प कर देते हैं, इसीलिए कोरोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, कोरोजन कर देते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस का कोरोजन कर देते हैं, इसलिए वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेसिस की, जैसे कि हमने एसिड्स की भी पढ़ी थी, ऐसे ही बेसिस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, बिल्कुल जैसे एसिड्स जो है वो H+ आयंस देते हैं, इसी तरीके से बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड मतलब OH- आयंस देते हैं। ठीक है, किसमें, पानी के अंदर। ध्यान से समझिए इस चीज को कि H2O के अंदर एक H+ है, और एक अगर H+ है तो बच क्या गया, दूसरा OH। और चार्ज बैलेंस करने के लिए OH पे क्या चार्ज होगा, OH-1। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये H+ है, ये OH- है, तो पानी के अंदर जो है दोनों जब कंबाइन हो जा रहे हैं तभी जाकर के तो ये न्यूट्रल हो पा रहा है। ठीक है, तो अब जब एसिड से टच करेंगे, एसिड से कंपेयर करेंगे, तो एसिड में दे रहा था H+, तो बेसिस में क्या बच गया, OH-। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लीजिए कि एसिड में H+, तो वाटर के अंदर अब क्या बच गया, OH-, तो वो बेसिस में मिलेगा। ठीक है, तो OH- आयन जो प्रोड्यूस करते हैं वो है बेसिस। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, एल्कलीज क्या होती हैं, जो कि पानी में घुल जाती हैं, और सॉल्यूशन को एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, दे आर बिटर इन टेस्ट, टर्न रेड लिटमस ब्लू। एसिड के केस में हमने देखा था कि एसिड का लिटमस पेपर टेस्ट जब किया तो एसिड के अंदर जब लिटमस पेपर को डाला तो उसने ब्लू को रेड चेंज कर दिया था, कलर उसका रेड हो गया था। अब बात कर रहे हैं बेसिस की, तो बेसिस जो है उसको उल्टा करेंगे, जब लिटमस पेपर को या लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे एक बेस का, तो वो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, वो कलर रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, अब इसको भी याद रखने का तरीका है, कैसे याद रख सकते हो, तो B फॉर बेसिस, B फॉर ब्लू। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि लिटमस पेपर कैसा कलर का हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, तो लिटमस पेपर जो है वो दो ही कलर का तो चेंज होता है, या तो ब्लू या फिर रेड। ठीक है, तो अब बेसिस के केस में किस कलर का चेंज हो रहा है, ब्लू, तो एसिड के केस में किस कलर का चेंज होगा, रेड। ठीक है, ठीक है, और एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कि आयनाइज हो जाए। ठीक है, जो कि आयंस के फॉर्म में हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी पास होने दें, जो खुद के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने दें, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। न्यूट्रलाइज सॉल्यूशंस कंटेनिंग H+ आयंस, और वो क्या करते हैं, बेसिस जो H+ आयंस वाले सॉल्यूशंस हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जो प्लस चार्ज होता है वो माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट। तो प्लस चार्ज होता है किसके अंदर, ठीक है, H+ आयन देता है कौन, H+ आयन देता है एसिड्स। ठीक है, तो एसिड जो होते हैं वो H+ आयंस देते हैं, और बेसिस देते हैं क्या, OH- आयन। ठीक है, तो OH- आयन जो है वो रिएक्ट करेगा किससे, H+ आयन। तो जो एसिड चीज़ें हैं या H+ आयंस वाली चीज़ें हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो क्या कहने का मतलब है, बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं बेसिस एसिड्स का। तो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में आते हैं बेसिस। ठीक है, और वाइस वर्सा एसिड्स भी काम में आते हैं बेसिस को न्यूट्रलाइज करने के, तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
न्यूट्रलाइज करना मतलब चार्ज खत्म कर देना। जब न्यूट्रल है तो चार्ज नहीं है, वरना अगर चार्ज है तो या तो वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, एसिडिक है जब H+ चार्ज है, बेसिक है जब OH- चार्ज है, और कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब न्यूट्रलाइज्ड है। ठीक है, और उनको टच करने पे कैसी फीलिंग आती है? स्लिपरी सोपी फील। ठीक है, जैसे साबुन जो है वो फिसलता है, इस तरीके से फील आती है बेसिस को टच करने पे। एंड डिजॉल्व फैटी मटेरियल। ठीक है, जिस चीज के अंदर ज्यादा फैट्स है, ठीक है, वो डिजॉल्व कर लेते हैं इजीली। कौन? बेसिस। बेसिस जो होते हैं वो इजीली फैट डिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन वापस से बात करें स्वांते आर्हेनियस। तो आर्हेनियस बाबा जो थे उन्होंने कहा कि दो सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन इन देयर एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। तो आर्हेनियस बाबा बोले कि देखो जहाँ पर H+ आयन मिलेगा या हाइड्रोनियम आयन मिलेगा वो तो एसिड, और जहाँ पर OH- आयन मिलेगा वो है बेस। तो ये उन्होंने थ्योरी दी, और काफ़ी पुरानी थ्योरी और सही भी। तो NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो देता है Na+ OH-। वो ब्रेक होता है सोडियम आयन Na+ आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन। तो OH- आयन और Na+ आयन जैसी फॉर्म हो गए, इसका मतलब NaOH ने OH- दिया और OH- दिया तो NaOH क्या हो गया? NaOH इज अ बेस। ठीक है, तो जो सब्सटेंस या जो केमिकल OH- दे इट इज अ बेस, जो H+ दे इट इज एन एसिड। Next is KOH, potassium hydroxide. KOH, K is for potassium, OH is for hydroxide. So complete नाम इसका क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो K+ देगा वो ऑब्वियसली, K+ एंड OH- देगा। बिल्कुल, तो OH के ऊपर क्या चार्ज है? -1। सोडियम है, अब एग्जाम्पल के लिए देख लो, तो बेसिस के एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, द कंपाउंड्स विच आर आइदर मेटेलिक ऑक्साइड्स और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स विच कंबाइंस विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर ओनली। ठीक है, तो बेसिस क्या होते हैं? ये देखो ऊपर आपने एग्जाम्पल में देखा, ये कॉपर ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, इसके अंदर हाइड्रोक्साइड तो है ही नहीं, ये कैसे भला OH- देने लगे? ठीक है, तो इसके लिए अभी आपको बताते हैं। देखिए ये नीचे रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन देखो, कॉपर ऑक्साइड CuO + HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से CuO जब रिएक्ट कर रहा है तो दे रहा है कॉपर क्लोराइड CuCl2 विच इज अ सॉल्ट एंड H2O वाटर। ठीक है, तो उसने क्या किया भाई? रिएक्ट करा किससे? एसिड से, और दिया क्या? सॉल्ट। तो डेफिनेटली वो क्या हो गया? बेस हो गया। तो जो भी सब्सटेंस जो है वो एसिड से रिएक्ट करके कोई सॉल्ट फॉर्मेशन करे, कोई सॉल्ट दे, तो वो भी बेस कहलाता है। ठीक है, तो भले इसके अंदर OH- नहीं दिख रहा हो, तो कोई कई जगह पर, और आर्हेनियस जी की थ्योरी जो थी, आर्हेनियस बाबा की थ्योरी जो थी वो और 100% ट्रू नहीं निकली, क्योंकि उन्होंने यही डेफिनेशन दी थी कि देखो OH- देगा तो बेस है, H+ देगा तो एसिड है। ठीक है, तो फिर आगे इसलिए दूसरी थ्योरीज भी इन्वॉल्व करनी पड़ी, दूसरे साइंटिस्ट को अपने रिसर्च के बाद में थ्योरी देनी पड़ेगी, और वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो CuO है, जो CuO, हालांकि इसके अंदर OH- नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेस का काम कर रहा है, क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट जो है एसिड से रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट जो है वो दे रहा है वाटर + सॉल्ट। ठीक है, जो कि एसिड बेस रिएक्शन में मिलता ही है। एसिड बेस रिएक्शन में वाटर एंड सॉल्ट मिलता है। ठीक है, सिमिलरली NaOH में तो OH- दिख ही रहा है। MgOH होल ट्वाइस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर भी आपको मिल रहा है OH-। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। एल्कलीज जो है बेसिस विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर कॉल्ड एल्कलीज। तो एल्कलीज वो होते हैं बेसिस जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो पानी में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, दोज आर बेसिस। तो ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, जितनी भी एल्कली हैं वो बेस होती हैं। क्यों? क्योंकि एल्कली की डेफिनेशन क्या है कि वो पानी में डिसॉल्व हो जाए बेस, उसको एल्कली बोलेंगे। ठीक है, लेकिन सारे जो बेस हैं वो एल्कली नहीं है। जितने भी एल्कली हैं वो बेसिस हैं, लेकिन जितने भी बेस हैं वो एल्कली नहीं है। कुछ बेस ऐसे भी हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, FeOH होल थ्राइस, एंड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CuOH होल ट्वाइस आर बेसिस। ठीक है, तो ये है तो बेस बट नॉट एन एल्कली, लेकिन पानी में डिसॉल्व नहीं होते, एल्कली ये नहीं है। अब हम बात करें, अभी हमने बात करी थी रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ बेसिस। तो रिएक्शन बेसिस की भी होती है भाई, और वो क्या होती है? बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जिस तरीके से एसिड की रिएक्शन में भी जब वो मेटल से रिएक्ट कर रहे थे तो कोई गैस इवॉल्व कर रहे थे, कोई गैस रिलीज कर रहे थे, उसी तरीके से बेसिस भी करते हैं। और क्या रिलीज करते हैं? वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जिंक से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और देगा क्या? सोडियम, जो कि बाद में डेफिनेटली सोडियम जिंक ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में दिखाई गई है। ठीक है, तो NaOH होल ट्वाइस, सॉरी NaOH प्लस जिंक प्लस गिव्स Na2, एंड दिस Na2 कंबाइंस विद जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो ZnO2। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट मिलकर के आएगा सोडियम जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है उसकी रिलीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, तो अब रिएक्शन विद एसिड, तो बेसिस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड से टू फॉर्म सॉल्ट्स, ये अभी आपको मैंने बताया था। तो बेसिस जो है या बेस जो है वो एसिड से रिएक्ट करता है और सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि KOH प्लस HCl गिव्स KCl प्लस H2O। ठीक है, जैसे कि सिंपली एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और HCl भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो एसिड है, तो एसिड से रिएक्ट कर रहा है और वो बना रहा है KCl प्लस H2O, वो बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड और पानी। ठीक है, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, तो बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं बेसिस और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देखिए CO2 जो है ऑक्साइड है कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का ऑक्साइड है और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, और वो देगा क्या रिएक्ट होने के बाद? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, तो वो मिलेगा सोडियम कार्बोनेट और पानी। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? सॉल्ट है सोडियम का। चलिए, अब बात कर रहे थे एसिड्स की क्लासिफिकेशन की, कि उनको कैसे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अभी हम बात कर रहे हैं बेसिस की क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, तो स्ट्रॉन्ग एल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने अगर एसिड को एक बार याद रख पा रहे हैं तो आप बेसिस का भी याद रख पाएंगे। ठीक है, तो एल्कलीज और बेसिस जो हैं, एक सेकेंड, तो एल्कलीज और बेसिस जो है वो क्या करते हैं? वो आयनाइज हो जाते हैं, और जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे एक्वा सॉल्यूशन में वो स्ट्रॉन्ग एल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जो आयनाइज प्रॉपरली हो जाएगा, आसानी से जल्दी कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, NaOH, ये किस किस आयन में और ब्रेक हो रहा है? ये हो रहा है आयनाइज सोडियम प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। ठीक है, तो ये 2 आयन्स में ये ब्रेक हो रहा है और आयनाइज हो रहा है। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनके सब के आयनाइजेशन जो है कंप्लीटली हो जाते हैं. दैट इज वाई दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज. वीक एल्कलीज और बेसिस, ठीक है. तो जो पार्शियली आयनाइज होगा एक्वस सॉल्यूशन में या नहीं आयनाइज होगा एक्वस सॉल्यूशन में, वो पार्शियली इतना मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आसानी से नहीं होगा, ठीक है. एक तो चीज़ जो है वो आसानी से खुद कर ले, ठीक है. एक ऐसा है कि उसको थोड़ा सा हीट करना पड़े या थोड़ा सा टेम्परेचर उसको देना पड़े तब जा करके वो हो, ठीक है. तो वो दूसरा वाला केस है. तो वीक एल्कली और बेसिस क्या होते हैं, जहां पर पार्शियल आयनाइजेशन हो. एग्जाम्पल के लिए देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जो है आयनाइज तो होंगे, पर ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ठीक है. देखो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब समझते हो. रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब कि वापस से वो चेंजेस आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि वीक है ना भाई, आयनाइज होने की इच्छा नहीं है उनकी मन नहीं कर रहा है कि आयनाइज होए अच्छे से, इसीलिए क्योंकि वो वीक बेस है. इसलिए वो सोचेंगे वापस कि चलो यार चलो वापस तो अपन हाइड्रोक्साइड से वापस दोस्ती कर लेते हैं, वापस फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ठीक है. तो ये वीक है. तो कब जब मर्जी चाहते हैं तब तोड़ देते हैं, जब मर्जी चाहती है तब जोड़ लेते हैं, ठीक है. तो ये वीक है. स्ट्रॉन्ग कौन है कि एक बार तोड़ लिया तो तोड़ लिया, एक बार तोड़ लिया तो तोड़ लिया. ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये वीक बेसिस है, ठीक. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर उनकी क्लासिफिकेशन. द bases or alkalis which contain a very small amount of water is called concentrated bases. बिल्कुल जैसे एसिड के केस में concentrated एसिड था, ऐसे बेसिस के केस में concentrated बेस होगा, जिसमें बेस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और वाटर बिल्कुल ना के बराबर होगा. डायल्यूट बेस क्या होगा? द बेस और एल्कली विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, जिसके अंदर पानी ज़्यादा है और जो बेस है वो कम है, तो इट इज अ डाइल्यूट बेस. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है, कौन सा बेस जो है किस काम के लिए आ रहा है उसके बेसिस पे, उसके अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन. तो नेक्स्ट देखें, एसिडिटी ऑफ अ बेस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस और एल्कली ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन विद वाटर, ठीक है. और शॉर्ट में देखेंगे द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड विद विच अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट अल्कली और बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज एसिडिटी ऑफ एन अल्कली और बेस, ठीक है. अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड, ठीक है, जो कि रिएक्ट करेंगे, ठीक है. अब कितने बेस के आयंस से और कितने एसिड के आयंस जो है रिएक्ट करेंगे वो डिसाइड करेंगे एसिडिटी या फिर एसिडिटी ऑफ एन एल्कली और एसिडिटी ऑफ अ बेस. जैसे आपने देखा था बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, अब आप देख रहे हैं एसिडिटी ऑफ अ बेस, ठीक है, बिल्कुल उसका उल्टा ही है. मोनो एसिडिक बेसिस और एल्कली, ठीक है. मोनो एसिडिक मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक OH माइनस मिलेगा, ठीक है. द बेस और एल्कली और ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोसेस ओनली वन हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है. तो सिर्फ जिसमें एक हाइड्रोक्सिल आयन है, सो देन इट इज मोनो एसिडिक, ठीक है. ये इसका एग्जाम्पल हो गया NaOH. नेक्स्ट इज डाई एसिडिक. डाई एसिडिक मतलब जो कि आयनाइज कंप्लीटली होने के बाद में दो हाइड्रोक्सिल आयन दे, ठीक है. तो देन इट इज डाई एसिडिक, ठीक है. एग्जाम्पल डायसिडिक के देखो, तो CaOH होल ट्वाइस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट इज डायसिडिक बेसिस, ठीक है. और अब डायसिडिक बेसिस और भी हैं जो कि फेरस हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड के भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. वो भी एग्जाम्पल इसी के ही हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज ट्राई एसिडिक, ठीक है. ट्राई एसिडिक क्या है? द बेस और एल्कली ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोसेस प्रोड्यूसेस 3 हाइड्रोक्सिल आयन. जहां पर 3 हाइड्रोक्सिल आयंस मिलेंगे तो देन इट इज ट्राई एसिडिक, ठीक है. तो उसको ट्राई एसिडिक कहा जाएगा. ट्राई एसिडिक मतलब 3, डाई एसिडिक मतलब 2, मोनो मतलब 1. इसको ऐसे याद रख लो बस.
और बेसिस की बात हो रही है तो OH माइनस देगा, एसिड की बात हो रही है तो H प्लस देगा। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, बस। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं सॉल्ट्स एंड पीएच। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया एसिड्स एंड बेसिस, हमने देखी उनकी प्रॉपर्टीज, हमने देखे उनकी कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हमने देखे उनकी रिएक्शंस विद मेटल्स, विद नॉन मेटल्स, उनकी बेसिसिटी, उनकी एसिडिटी। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्ट्स एंड पीएच वैल्यू। ठीक है, तो पीएच वैल्यू जो है वो क्या होता है, पीएच स्केल जो है वो क्या है और वो हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम अब समझेंगे। ठीक है, तो पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन, लॉरेंस सोरेनसन। ठीक है, नाम है, अ डैनिश, ठीक है, केमिस्ट, जो कि 1909 में इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो है किसी सॉल्यूशन में आप नाप सकते हो किसके थ्रू? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस जो है ये पीएच के थ्रू जो है आप नाप सकते हो। तो H प्लस आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, द P in pH stands for potence in German meaning power। ठीक है, तो pH का जो है P जो है वो मतलब होता है पोटेंस या पावर, और H इज फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो pH का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, और pH स्केल की बात करें तो pH स्केल के ऊपर हम मेजर कर सकते हैं कि कितना एसिडिक है, और उसका स्केल जो है वो 0 से 14 चलता है। ये इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इमेज के अंदर आपको pH स्केल दिया हुआ है, और 0 से लेकर के और 7 से कम तक, लेस देन 7 तक pH अगर आता है तो देन इट इज एसिडिक। 7 से ऊपर और 14 तक pH आता है तो देन इट इज अल्कलाइन, देन इट इज बेसिक। और अगर एग्जैक्ट 7 आता है तो देन इट इज न्यूट्रल। ठीक है, तो pH स्केल के लिए ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो pH स्केल जो है 0 से 6 तक, ठीक है, एक्चुअल में 6 नहीं है, जैसे 6.5 है, 6.2 है, 6.3 है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो 7 एग्जैक्ट नहीं है, तो 7 से नीचे नीचे, 0 से और 7 के नीचे नीचे तक, 7 से कम तक वो एसिडिक है सब्सटेंस, या वो जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। 7 एग्जैक्ट 7 मतलब वो न्यूट्रल है, और 7 से ऊपर जाएंगे, 7 से ज़्यादा 14 तक तो वो बेसिक है, जिसमें 14 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और 1 जो है या जो एसिड जो है वो 0 से 7 के बीच में है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसका pH वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ pH विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड OH आयंस। ठीक है, तो OH माइनस आयन और H प्लस आयन जो है उनकी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से चेंज हो जाता है। जैसे ही H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो pH भी चेंज हो जाएगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस इन प्योर वाटर इज 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। ठीक है, इसलिए वाटर का pH क्या है? 7। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है भाई यहाँ पर 10⁻⁻7 है, तो 10⁻⁻7 मतलब उसकी pH वैल्यू कितनी आएगी? 7। ठीक है, दिस मीन्स दैट ऑल एक्वस सॉल्यूशंस कैन कंटेन बोथ H प्लस एंड OH माइनस आयंस। और इससे यही पता चलता है कि जितने भी एक्वस सॉल्यूशंस हैं उनमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस in water is constant and is known as ionic product of water। ठीक है, जो अब कॉन्सेंट्रेशन है उसके जो प्रोडक्ट है किसका? H प्लस आयन और OH माइनस का पानी के अंदर। ठीक है, वो होगा 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर लीटर पर लीटर स्क्वायर, एंड इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन की मल्टीप्लाई बाय OH माइनस आयन की।
ठीक है, तो H प्लस की कितनी है 10⁻⁻7, OH माइनस की क्या है 10⁻⁻7, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10⁻14। अच्छा, मोल और मोल भी था वहाँ पे, तो मोल स्क्वायर, और पर लीटर था दोनों तरफ तो पर लीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की बात हो रही है, एंड इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और यही कहलाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि उसमें जितनी भी कंसंट्रेशन आयंस की थी उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन थी 10⁻⁻7 और OH माइनस की कंसंट्रेशन थी 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर, तो हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देख लो, अब ये टेबल देख लेंगे एक बार, तो उस पर आइडिया दे रखा है किसका, एसिडिक और बेसिक चीज़ों का। ठीक है, तो पीएच वैल्यू में पीएच की वैल्यूज दे रखी हैं, और सम कॉमन सब्सटेंसेस, दीज आर सम कॉमन सब्सटेंसेस। ठीक है, पता होंगे इनके बारे में आपको सबको। तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी क्या पीएच है 0। ओके, I believe we are connected back now. Let us continue. ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं पीएच की। पीएच की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि कैसे रेन वाटर अगर एसिडिक होता है तो उससे कैसे एक्वाटिक एनिमल्स की जान को खतरा है और वो मर भी सकते हैं अगर ज़्यादा एसिडिक रेन हो तो। ठीक है, अब सॉइल की क्या पीएच है, प्लांट्स की क्या है, तो देखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7। सबसे बढ़िया जो ग्रोथ होगी प्लांट्स की वो कब होगी, जब पीएच जो है सॉइल का वो 7 के आसपास होगा। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक है या फिर टू बेसिक या टू एल्कलाइन है, द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल, तो फिर उनकी प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो 7 के आसपास ही जो है लाइफ जो है वो पीएच अगर 7 के आसपास है तो वो लाइफ जो सरवाइव कर पाएगी, चाहे तो पानी के जानवर हैं, चाहे हम हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे कोई भी लाइफ है, तो वो 7 के आसपास पीएच में ही बेस्ट सरवाइव करते हैं। ह्यूमंस जो है वो करते सरवाइव 7 से 8। ठीक है, 7 से 8 के बीच में उनके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं, जो बॉडी का जो पीएच रहता है वो 7 से 8 के बीच में रहता है। ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉइल। ठीक है, तो अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाए सॉइल या ज़्यादा बेसिक हो जाए सॉइल तो क्या करना है, द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल कैन रीच एज लो एज 4 एंड दैट ऑफ द बेसिक सॉइल कैन गो अप टू 8.3। ठीक है, तो एसिडिक बन सकती है, कब तक पीएच जा सकता है उसका 4 तक भी चले जा सकता है। ठीक है, और बेसिक जो है वो कितना बढ़ सकता है, तो बेसिक तरफ जो है 7 से ऊपर अगर पीएच जा रहा है तो वो बेसिक हो जाएगा और वो 8.3 तक भी चले जाता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई केमिकल ऐड कर सकते हैं सॉइल में टू एडजस्ट इट पीएच एंड मेक इट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, तो उसके अंदर पीएच एडजस्ट करने के लिए, पीएच जो है 7 के आसपास वापस लाने के लिए और केमिकल्स ऐड कर सकते हैं। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विद मटीरियल्स लाइक क्विक लाइम और स्लेग लाइम और चॉक। ठीक है, अगर जो सॉइल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर आप क्या मिला सकते हो भाई, जो कि बेस है। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को समझो कि एसिड जो है उसका पीएच जो है 7 से नीचे है और बेस जो है उसका पीएच जो है 7 से ऊपर है। तो एसिड वाली चीज़ को 7 के आसपास पीएच उसका बनाने के लिए क्या करोगे, उसके अंदर बेस ऐड कर देंगे तो पीएच जो है वो बढ़ जाएगा, पीएच की वैल्यू जो है 7 के आसपास आने लगेगी। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते फिर, वरना वो क्रॉस कर जाएगी 7। ठीक है, तो 7 के आसपास ही तो रखनी है। तो ये देखिए ये सारे के सारे जो हैं ये एल्कलीज हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और चॉक। ठीक है, ये सारे जो हैं ये बेस हैं। ऑल दीज मटीरियल्स आर बेसिस एंड हेंस रिएक्ट विद द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन सॉइल एंड रिड्यूस इट्स एसिडिटी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो एसिड एक्स्ट्रा है ना सॉइल के अंदर उससे रिएक्ट कर लेंगे, और एसिड प्लस बेस तो क्या करते हैं रिएक्ट करके भाई, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके मोस्टली क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, सॉल्ट रह जाएगा सिर्फ सॉइल के अंदर जो कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा प्लांट्स को। तो सॉल्ट होगा और पानी होगा।
Similarly, if the soil is too basic, then its alkalinity can be reduced by adding decaying organic matter, manure, compost, which contains acidic materials. ठीक है, तो अगर सॉइल जो है वो ज़्यादा बेसिक हो गई है, ठीक है, उसकी अल्कलिनिटी बढ़ गई है, तो उसको आप कैसे कर सकते हो, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हो. डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जैसे कि मैन्योर और कंपोस्ट. ठीक है, मैन्योर और कंपोस्ट के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे डीके हो रहता है, तो एसिडिक फॉर्मेशन होने लगती है उस बॉडी में. ठीक है, विच कंटेन्स एसिडिक मटीरियल, तो उसके अंदर एसिडिक मटीरियल बढ़ जाएगा. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो एज वी नो आवर स्टमक प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस. हमारे पेट के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक जूस होता है, विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच 1.4 होता है हमारे पेट के अंदर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका पीएच 1.4 होता है. The acid so produced does not harm the stomach walls but kill germs and bacteria which enter in our digestive system along with food. Thus in a way it protects us from diseases and helps in digestion. तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है. और वो हेल्पफुल क्या है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर वो हमारी जो स्टमक वॉल्स है उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उल्टा वो क्या कर रहा है, जो जर्म्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे, मान लीजिए कोई जर्म्स चले गए हैं, खाने के साथ में कुछ जर्म्स आ गए हैं, तो वो उनको ख़त्म करने के लिए वो एसिड काम में आता है. समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक ड्यू टू ओवर ईटिंग और ईटिंग स्पाइसी फूड. कभी कभार ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खाना खा लेने से क्या हो जाता है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है. तो जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतना ज़्यादा शरीर जो है वो एसिड बनाएगा. क्यों? क्योंकि उसको खाने को डाइजेस्ट करना पड़ता है. तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए उसको उस एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, गैस्ट्रिक जूस की ज़रूरत पड़ेगी. और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इसीलिए क्या होता है, अब वो पेट के अंदर ज़्यादा एसिड हो जाता है, इसीलिए दिस स्टेज इज कॉल्ड एसिडिटी, और उसी की वजह से एसिडिटी हो जाती है. जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी में, काम शुरू सिर्फ 6 सेकेंड में, वो यही है. ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन वी टेक टैबलेट्स नोन एज एंटासिड्स. तो इसलिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड्स ले लेते हैं, जिससे पेट में जो एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली किससे लेंगे, तो एंटासिड्स लेंगे. एंटासिड्स मतलब जो एसिडिटी खत्म करे, एंटी एसिड्स बोलेंगे उनको, राइट. तो उनका नाम क्या है, एंटासिड. These contain bases to neutralize excess acids. तो जो एक्स्ट्रा एसिड्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और आप क्या लेते हैं, फिर बेसिस लेते हैं. और जैसे ही एक ग्लास मान लीजिए इनो का आपने पी लिया, और उस वक्त मान लीजिए एसिडिटी है तो पेट में ज़्यादा ले लिया, एंटासिड जो है उसको ले लिया, तो तुरंत आपको काम जो है वो 6-5 सेकेंड के अंदर और एक बर्प आती है, राइट. आप अब जैसे ही एक बर्प लेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, बर्प मतलब कि वो रिएक्शन चालू हो गई है और गैस रिलीज हो रही है. समझ रहे हो आप. तो वो उसी चीज़ की रिलीज, वही चीज़ जो है वो गैस रिलीज होती है. ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एग्जाम्पल है. ऐसे ही इस मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक इसका इस तरीके के बेस का एग्जाम्पल है. ठीक है, अब बात करें हम पीएच चेंज कॉज ऑफ टूथ डीके. ठीक है, टूथ डीके, जो दांत जो है वो गल जाते हैं, या दांत जो है उनके अंदर छेद हो जाता है, कैविटी हो जाती है. ठीक है, और वो पीएच लेवल के वजह से ही होती है, पीएच लेवल चेंज होने की वजह से ही होती है. देखिए, तो जनरली द पीएच इन द माउथ इज मोर देन 7. यूजुअली क्या होता है, जो मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, जो उसके अंदर जो पीएच होता है वो 7 से ऊपर होता है, 7.5 के अराउंड होता है. एज द सलाइवा प्रोड्यूस इन द माउथ इज बेसिक इन नेचर, और क्योंकि वो जो सलाइवा है वो बेसिक होता है. However, when we take food, some food particles remain in the mouth after eating, and bacteria present in the mouth produce acids by degradation of food particles. ठीक है, तो अब क्या होता है, जब हम खाना खा लेते हैं, अब सलाइवा जो है उसका पीएच जो है वो हाई है, पीएच जो है 7 से ज़्यादा है, न्यूट्रल नहीं है. ठीक है, तो वो बेसिक है. और जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर होते हैं, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको डिज़ोल्व करने के लिए जो बैक्टीरिया जो है वो बनाते हैं एसिड्स. ठीक है, और
एसिड्स क्यों बनते हैं? क्योंकि वो जो फूड पार्टिकल है, जो खाना जो है खा रहे हैं, मान लीजिए मुंह के अंदर खाना है और वो फूड पार्टिकल जो है वो बना रहे हैं, जो फूड पार्टिकल जो है वो एसिड जो है बना रहे हैं। दिस एसिड लोअर्स द पीएच इन द माउथ, और इसकी वजह से मुंह का जो पीएच है वो 7 से कम होने लगता है एसिड होने की वजह से। तो टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। और फिर जब दांत कब गलना चालू हो जाएंगे, जब दांत कब सड़ना चालू हो जाएंगे, जब मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाएगा। देयरफॉर टू प्रिवेंट टूथ डीके, तो इसलिए दांतों को सड़ने से बचाने के लिए इट इज एडवाइज टू क्लीन द माउथ एंड यूज टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि टूथपेस्ट से उसको आप अच्छे से साफ कर लीजिए मुंह को खाना खाने के बाद, ताकि जो आपका जो माउथ का जो बेसिक नेचर है, ठीक है, क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर भी बेस ही होते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो दांतों को फ़ायदा मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक होते हैं, तो उनसे साफ कर लेना चाहिए ताकि एसिडिटी जो है वो मुंह की ख़त्म हो जाए। और इट न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। इसलिए जो दांत जो है वो गलेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं अगर आप टूथपेस्ट कर लेंगे खाना खाने के बाद, ठीक है। अच्छा, कुछ जानवर जो हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी काम में लेते हैं, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर मतलब कि जो लड़ाई है, केमिकल लड़ाई जो है उसके लिए, उसमें वो अपने आप को बचाने के लिए भी काम में लेते हैं। द स्टिंग ऑफ द हनी बी कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। दिस एसिड कॉजेज अ लॉट ऑफ इरिटेशन एंड पेन, ठीक है। जो स्टिंग होता है, जो डंक होता है किसका, हनी बी का, मधुमक्खी का, वो उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। ये अभी आपको ऊपर बताया था, फॉर्मिक एसिड, और उसमें इरिटेशन होती है, पेन होता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड के कॉन्टैक्ट में आने पे स्किन पे, और इरिटेशन होती है, दर्द होता है। द पेन कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग बेकिंग सोडा पेस्ट ऑन द अफेक्टेड रीजन एज द एसिड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है। और उस पेन को खत्म किया जा सकता है बाय सिंपली एडिंग बेकिंग सोडा, ठीक है। किचन में जो मिल जाता है बेकिंग सोडा, सिंपली उसको ऐड कर देंगे आप, मान लीजिए उसके ऊपर जिस जगह पर वो काटा है, तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो एसिड बेस वाली रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और कोई सॉल्ट और पानी बचेगा। इन प्लांट किंगडम नेटल बिच्छू बूटी इज अ हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन वाइल्ड, ठीक है। नेटल जो है, जिसको देशी भाषा में, हिंदी में और बिच्छू बूटी भी कहते हैं, ठीक है, वो एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है, और ये क्या करती है, द नेटल लीव्स हैव स्टिंजिंग हेयर। व्हेन अ पर्सन हैपेंस टू टच द लीव्स ऑफ अ नेटल प्लांट एक्सीडेंटली, द स्टिंजिंग हेयर ऑफ nettle leaves inject methanoic acid into the skin of the person causing burning pain, ठीक है। तो बिच्छू बूटी क्या करती है, ये जो है इसके जो होते हैं एकदम पैने पैने, ठीक है, जैसे कि डंक जैसे निकला होता है, ऐसी पत्तियां होती हैं बिल्कुल पैनी, और जैसे ही व्हेन अ पर्सन हैपेंस टू टच, कोई भी अगर जैसे ही उस पत्तियों को उसकी छुएगा, टच करेगा, तो नेटल प्लांट से चाहे गलती से भी, तो वो क्या होगा, उसके अंदर से जो उसकी पैनी पैनी जो लीव्स हैं उसमें से निकलेगा मीथेनोइक एसिड, HCOOH, ठीक है, HCOOH जो है मीथेनोइक एसिड, जो कि अभी आप पढ़ रहे थे फॉर्मिक एसिड, वो उसमें से निकलेगा इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन, ठीक है। तो वो निकलेगा उसमें से और स्किन के अंदर एंटर कर जाएगा, और उससे भी जलन होगी, दर्द होगा। द नेटल स्टिंग बीइंग एसिडिक कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग बेकिंग सोडा ऑन द स्किन। तो फिर उसके लिए भी सेम सॉल्यूशन है भाई, सेम वही एसिड है, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है भाई, सेम। तो बेकिंग सोडा को थोड़ा सा स्किन के ऊपर रब करने से और न्यूट्रलाइज वो हो जाएगा और जलन नहीं होगी। नेचर प्रोवाइड्स रेमेडी फॉर द नेटल स्टिंग इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक प्लांट विच ऑफन ग्रोज बिसाइड्स द नेटल प्लांट्स, ठीक है। और अब एक डॉक प्लांट है जो कि क्या है, नेचर ने ही दिया है, नेचर ने ही सॉल्यूशन भी दे दिया है नेटल स्टिंग का, और वो क्या है, डॉक प्लांट, ठीक है, जो कि यूजुअली नेटल प्लांट्स के आसपास ही उगता है। द लीव्स ऑफ डॉक प्लांट कंटेन सम बेसिक केमिकल्स विच न्यूट्रलाइजेस मिथेनोइक एसिड। और क्योंकि भाई यूजुअली क्या है, नेटल प्लांट जो है वो एसिडिक है, तो उसके आसपास ही कहीं और उगता है ये डॉक प्लांट, जो कि बेसिक होता है,
क्योंकि नेचर ने ही ऑटोमेटिक उसको बैलेंस कर दिया कि भाई कि अगर किसी को जल जाए तो वहीं की वहीं डॉग प्लांट आसपास भी मिल जाएगा, तो उसको करने से उसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जलन नहीं होगी। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं सॉल्ट्स की, तो जल्दी से सॉल्ट्स भी देख लेते हैं। सॉल्ट्स में क्या मोस्टली क्या रिएक्शंस हैं, ठीक है, देखते हैं। A substance formed by the partial or complete replacement of H plus ions of an acid by a metal of or electropositive ion is called a salt। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो कि बना है पार्शियल या कंप्लीट रिप्लेसमेंट, जिसमें H प्लस आयंस जो हैं एसिड के या इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस जो हैं वो निकले हैं और कोई रिएक्शन हुई है, या तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया है H प्लस का, या पार्शियल हुआ है, मान लीजिए 3 थे तो 1 हुआ है रिप्लेस, या 2 रिप्लेस हुए हैं, तीनों नहीं हुए हैं। ठीक है, तो पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है या कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ है H प्लस का, तो वो सॉल्ट कहलाएगा, उस सब्सटेंस को सॉल्ट कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे तो H2SO4 प्लस NaOH, H2SO4 is sulfuric acid, NaOH is sodium hydroxide। ठीक है, तो एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये बनाएगा, तो इसके अंदर क्या हुआ, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है। पार्शियल रिप्लेसमेंट क्योंकि भाई 2 थे, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन थे, 2 में से 1 ही निकला, 1 हाइड्रोजन की जगह, जो 1 हाइड्रोजन जो गया है उसकी जगह सोडियम आ गया, और उस सोडियम की जगह पर NaOH में जो सोडियम निकला, उस सोडियम की जगह पर H जा करके बैठ गया, तो वहाँ पानी बन गया, तो वो तो H प्लस OH बन के H2O हो गया, और यहाँ NaHSO4 हो गया, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हुआ। अब ये तो था पार्शियल। अब कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट देख लीजिए, तो कंप्लीट में क्या होगा, H2SO4 प्लस 2NaOH। अब 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल लगेंगे, क्योंकि भाई 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है तो 2 सोडियम चाहिए। ठीक है, और वो 2 हाइड्रोजन जाएंगे किसके पास में, 2 OH के पास में, तो फिर बनाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जाएगा 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास में, और जा करके बोलेगा कि भाई मैं हूँ एसिडिक और तुम हो बेसिक, चलो रिएक्शन करें, सॉल्ट बनाएं और पानी पिए। ठीक है, तो अब पानी जो है उसका एक वाटर जो है उसमें बनेगा, और Na2SO4 जो कि सोडियम सल्फेट है वो एक सॉल्ट है। ठीक है, जो कि बन रहा है एसिड बेस रिएक्शन से। इसके अंदर देखेंगे तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गए, इसलिए कंप्लीट रिप्लेसमेंट है। A substance formed by neutralization of an acid with a base is called a salt। तो ये डेफिनेशन आप याद रख लो। सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस कंबाइन हो और न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाए कंबाइन होकर के, तो वो कहलाएगा सॉल्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो, तो और एग्जाम्पल देख लो, HCl NaOH NaCl बना रहा है, वो भी एक सॉल्ट है। A salt is an ionic compound which dissolved in water dissociate to positive ions other than hydrogen ions and negative ions other than hydroxyl ions are called salts। ठीक है, तो salts क्या होते हैं, जो कि पानी में डिजॉल्व होंगे, लेकिन H प्लस आयन नहीं देंगे, क्योंकि H प्लस आयन तो कौन देते हैं, एसिड्स, तो OH माइनस आयन देंगे नहीं, OH माइनस आयन भी नहीं देंगे, OH माइनस आयन तो देते हैं कौन, बेस। ठीक है, तो ना तो H प्लस आयन देंगे ना बेस आयन देंगे, OH माइनस आयन देंगे, लेकिन वो आयनिक फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएंगे, आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, पानी के अंदर वो आयनिक हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, सॉल्ट। जैसे कि बात करें NaCl की, तो NaCl पानी के अंदर आ जाएगा Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये आ जाए कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, वैसे दोनों ही सॉल्ट है। ठीक है, क्योंकि एक मेटल के साथ में सल्फेट जो है, इसमें देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक इधर भी है। ठीक है, तो खैर हम बात कर रहे हैं, चलिए तो अपन बात कर रहे थे कैल्शियम की। ठीक है, या कॉपर की बात कर लेते, तो कॉपर सल्फेट जो है वो मिल जाएगा किसमें, Cu+2 में और SO4-2 में। ठीक है, नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट का नामकरण कैसे करते हैं, तो उनका नाम रखा जाता है सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड विल बी सल्फेट्स। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो, सॉल्ट जो सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेंगे वो सल्फेट होंगे, नाइट्रिक एसिड से मिलेंगे नाइट्रेट होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलेंगे क्लोराइड्स होंगे। ठीक है,
फॉस्फोरिक एसिड से मिलेंगे फॉस्फेट होंगे, कार्बोनिक एसिड से मिलेंगे कार्बोनेट होंगे, एसिटिक एसिड से मिलेंगे तो एसिटेट होंगे। और ये इनके एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं, 3 4 एग्जाम्पल सबके, ठीक है, तो देख लीजिए इनको। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, अब सॉल्ट्स में भी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। अब वो क्लासिफिकेशन क्या है, सॉल्ट्स किस किस तरीके के होते हैं देखिए। तो नॉर्मल सॉल्ट होता है जिसमें क्या है डेफिनेशन, अ सॉल्ट दैट डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इज कॉल्ड अ नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होगा, उस सॉल्ट को बोलेंगे जिसके अंदर H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन जो है एटम्स जो है वो नहीं है, आयंस नहीं है रिप्लेस करने के लिए, जैसे कि NaCl, ये नॉर्मल सॉल्ट है भाई। क्यों, क्योंकि इसके अंदर H+ आयन नहीं है, OH- आयन नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसके अंदर भी H+ नहीं है, OH- नहीं है। अब ये नॉर्मल सॉल्ट के एग्जाम्पल्स हैं और ये पेरेंट एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है जैसे सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड से बना है जैसे सोडियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड से बना है सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए, सिर्फ देखने का नहीं है, ठीक है, इनको याद भी करना है और लिख करके याद करेंगे तो सबसे बेस्ट याद रहेंगे। और नहीं तो कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा तो सल्फेट ही होगा, ठीक है, कार्बोनिक एसिड से बनेगा तो कार्बोनेट होगा, इस तरीके से याद कर लो। ये देखिए कार्बोनिक एसिड जो है इससे बन रहा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब बात कर रहे हैं एसिडिक सॉल्ट्स। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे, ऑफ कोर्स एसिडिक है तो इसका मतलब पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स पॉलीबेसिक एसिड बाय मेटल और अमोनियम आयन आर कॉल्ड एसिड सॉल्ट्स। एसिड सॉल्ट्स क्या है, जिसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है हाइड्रोजन का, ठीक है, जिसमें पार्शियल, जैसे कि अभी ऊपर हमने देखा था कि अगर H2SO4 में H2SO4 को NaOH से रिएक्ट करेंगे और NaOH से रिएक्ट करेंगे तब तो ध्यान रखिए इनसफिशिएंट अमाउंट, कम लीजिए NaOH कम लेंगे तो डेफिनेटली पूरे H2SO4 से पूरा जो है वो नहीं रिएक्ट कर पाएगा, अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनसफिशिएंट अमाउंट में लिया है, कम अमाउंट में NaOH लिया है। तो आपने उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं दिया है, तो प्रॉपर सप्लाई नहीं दिया है तो क्या होगा, सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स ही जो है H+ आयन दे पाएंगे, ठीक है। तो H+ आयन जो है वो देंगे और वो क्या पूरे दे देंगे, नहीं, वो पूरे नहीं दे पाएंगे, इसीलिए क्या करेंगे, एक H ही दे पाएंगे। तो एक H देंगे तो पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ। तो NaHSO4 क्या है, अभी भी H+ रख करके बैठा है, अभी भी H+ रख करके बैठा है, तो क्या H+ दे पाएगा ये, यस। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी H+ दे सकता है, इसका पार्शियल रिप्लेसमेंट ही हुआ है भाई। और अब बेसिक सॉल्ट बात करें तो बिल्कुल उसी तरीके से, जिसका पार्शियल रिप्लेसमेंट हो OH- का, जिसके अंदर OH- रह जाए बाद के लिए, ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होगा, जिसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज मिलेंगी। एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, जिसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो एसिड सॉल्ट वो होगा जिसके अंदर H+ आयन अभी भी देने की गुंजाइश है, बेसिक सॉल्ट वो होगा जिसके अंदर अभी भी OH- देने की गुंजाइश है, कंप्लीटली उसने रिप्लेस नहीं किया है आयंस को। जैसे लेड हाइड्रोक्साइड PbOH2, इसके अंदर HCl से जब इसको रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या देखिए क्या हो रहा है, HCl जो है एसिड है, ये जो है वो बेस है। अब ये जो एसिड बेस से जो सॉल्ट बन रहा है वो बेसिक सॉल्ट बन रहा है। बेसिक सॉल्ट क्या हो गया, क्योंकि इसके अंदर देखो अभी भी OH- है, दिख रहा है ध्यान से, तो इसके अंदर अभी भी OH- है, इसीलिए इसके अंदर अभी भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये OH- दे पाएगा, याद करो अभी बताया था, ठीक है। अब बात करें डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट का द सॉल्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशंस आर नोन एज डबल सॉल्ट्स। तो डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, जहां पर दो सिंपल सॉल्ट्स जो है, जो दो नॉर्मल सॉल्ट्स हैं, उनके क्रिस्टलाइजेशन से, जो उनके मिक्सचर से, क्रिस्टलाइजेशन मिक्सचर से जो मिल करके मिले उसको डबल सॉल्ट बोलेंगे। बेसिकली उसके अंदर दो तरीके के सॉल्ट होंगे, ठीक है, एक सॉल्ट जिसके अंदर दो तरीके के सॉल्ट मौजूद हो, ठीक है, जैसे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, ये जब रिएक्ट करेंगे तो पानी की प्रेजेंस में और इसको क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल्स के फॉर्म में बन जाएंगे, ये दोनों सॉल्ट हैं, ये ढेर सारा पानी इसमें मिलाया जाएगा तो इनका क्रिस्टलाइजेशन होगा, ये सूख करके क्रिस्टल्स के फॉर्म में बन जाएंगे और वो कहलाएगा क्या, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O, और इसको बोलते हैं पोटैश एलम,
ठीक है, पोटैश आलम इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको डबल सॉल्ट बोलेंगे। क्यों? इसके अंदर क्योंकि दो तरीके के सॉल्ट जो हैं वो एक ही कंपाउंड में हैं, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है पोटैश आलम, ठीक है। ये कंबाइन हो चुके हैं, इनके क्रिस्टल्स जो है वो आपस में मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है रिएक्शन जो है वो हो चुकी है। और दो तरीके के सॉल्ट थे क्या? दो तरीके के सॉल्ट मिलकर के एक सॉल्ट बनाया है क्या? तो इसीलिए इसको डबल सॉल्ट बोलेंगे। इसी तरीके से बोलेंगे मोर्स सॉल्ट। इसी तरीके से ये रहा मोर्स सॉल्ट का फॉर्मूला, ये रहा डोलोमाइट का फॉर्मूला, ये रहा कार्नेलाइट का फॉर्मूला, ये फेरिक एलम का फॉर्मूला। और अब बात कर रहे हैं मिक्स्ड सॉल्ट की। तो मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है? मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है? द सॉल्ट्स कंटेनिंग मोर देन वन कैटायंस और एनायंस अदर देन H प्लस और OH माइनस आर कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट्स। तो मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या होंगे? जिसके अंदर एक से ज़्यादा कैटायंस होंगे या एक से ज़्यादा एनायंस होंगे। कैटायंस और एनायंस क्या? पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। लेकिन वो कौन से नहीं होने चाहिए? H प्लस और OH माइनस नहीं होने चाहिए। अदर देन H प्लस एंड OH माइनस अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा कैटायंस और एनायंस हैं तो देन दे आर मिक्स्ड सॉल्ट्स। जैसे कि देखेंगे एग्जाम्पल, ये देखिए सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। अब इसके अंदर क्या? एक सोडियम प्लस है, एक पोटेशियम प्लस है और एक कार्बोनेट -2 है। तो अब इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम दो तरीके के कैटायंस हैं क्या? तो इसमें देखो लिखा है कंटेन्स टू कैटायंस। कंटेन्स टू कैटायंस। कैटायंस क्या हो गए? पॉजिटिवली चार्ज आयंस। कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो सोडियम जो है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड पोटेशियम इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। तो दो तरीके के पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसलिए इसमें दो कैटायंस है, इसलिए क्या है? ये मिक्स्ड सॉल्ट है। सिमिलरली नीचे देखेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर विच इज कैल्शियम CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप देख रहे हैं क्या है? कंटेन्स 2 एनायंस। इसके अंदर दो तरीके के एनायंस है। इसके अंदर देखेंगे एक तो Cl माइनस है और दूसरा एनायन क्या है? OCl माइनस, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर एक तो Cl माइनस आयन है और एक ऑक्सीक्लोराइड आयन है, ठीक है। तो OCl माइनस है, एक तो क्लोराइड आयन है और एक OCl माइनस है। तो इसके अंदर दो तरीके के एनायंस है। एनायंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयंस। नेगेटिवली चार्ज आयंस एन आयंस, ठीक है। तो एनायंस के लिए कैसे याद रख सकते हैं? एन से नेगेटिव और एनायन बोल रहे हो तो एन आ रहा है, ठीक है। तो एनायन मतलब एनायन, एन से याद रख सकते हो नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि एनायन जब बोल रहे हो तो न आ रहा है, एन की साउंड आ रही है, तो एन से क्या होता है? नेगेटिव। और पॉजिटिव जो बच गया दूसरा वो पॉजिटिव, तो कैटायन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। Ca जो कैल्शियम जो है एक OCl से जुड़ा हुआ है और एक Cl से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब डाइसोडियम पोटेशियम फॉस्फेट, ये भी एक तरीके का है। इसके अंदर क्या है? फॉस्फेट आयन जो है PO4 जो है उसकी -3 वैलेंसी होती है, -3 उसकी हो गए उसके ऊपर चार्ज, तो वो दो तो सोडियम और एक पोटेशियम उससे रिएक्ट कर लेगा। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट ये NaNH4 HPO4, तो फॉस्फाइट आयन HPO4। अब इसके अंदर देखो कितने सारे H प्लस, इसके अंदर कितने सारे कैटायंस है, ठीक है। एक तो Na प्लस है, NH4 प्लस है, ठीक है। ये अलग अलग इसके अंदर कैटायंस हैं। तो ये मिक्स सॉल्ट्स के एग्जांपल्स हैं। इनको मिक्स सॉल्ट्स के एग्जांपल को भी याद रख लीजिए कुछ, ठीक है। 3 एग्जांपल आप इसके याद रख लीजिए, 2 कैटायंस के और 2 एनाइंस के, ऐसे 4 एग्जांपल याद रख लो बस। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं, जनरल मेथड हैं इनके सॉल्ट प्रिपरेशन के, ठीक है। और फिर आ जाता है फैमिली ऑफ सॉल्ट, दैट्स इट। चलिए देख लेते हैं 5 मिनट्स मोर। देखिए जल्दी जल्दी से समझते हैं। बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जनरल मेथड्स क्या है प्रिपरेशन के सॉल्युबल सॉल्ट्स के? तो सॉल्ट जो कि सॉल्युबल हैं, सॉल्युबल मतलब जो कि मिक्स हो जाते हैं पानी में, जो कि सॉल्युबल हैं, उनकी प्रिपरेशन क्या है? तो ये तो डायरेक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। सोडियम को मिलाया क्लोरीन गैस से और उसको थोड़ा सा हीट दिया है, देखिए ध्यान से यहाँ पे हीट भी दी गई है, और मिल गया क्या? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एक मेटल को नॉन मेटल से कंबाइन किया और मिल गया सोडियम क्लोराइड। जिंक को सिमिलरली क्लोराइड से, नॉन मेटल से रिएक्ट किया गया और मिल गया जिंक क्लोराइड। एक तो ये डायरेक्ट मेथड है, बाय हीटिंग 2 एलिमेंट्स टुगेदर, दोनों को साथ में हीट दें। और क्या मेथड है? बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड्स ऑन एक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो अब मेटल्स के ऊपर डाइल्यूट मिनरल एसिड्स क्यों? जो कि मिनरल से बने हैं एसिड्स, जैसे कि ये रहा, ठीक है। मिनरल एसिड्स जो कि सल्फेट आयन से, जैसे H2SO4 HCl, इनको जब आप
डायरेक्ट मेटल से रिएक्ट करवाएं, ठीक है, और डाइल्यूट होगा तो वो सॉल्ट बना देगा, जैसे जिंक सल्फेट, ये सल्फेट आयन का बना दिया सॉल्ट, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको पढ़ा हुआ है आपने कि ये रिलीज करेंगे गैस विच इज हाइड्रोजन बाय डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ये रहा सोडियम जो है मेटल और हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रहा HCO3, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं HCO3 को, और मेटल मतलब सोडियम। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे HCl से, तो मिल जाएगा NaCl + H2O + CO2। ये आपने ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स में, ठीक है। इसकी एसिड की रिएक्शंस में आपने देखी थी कि कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है। और सिमिलरली मेटल कार्बोनेट्स का भी डिकम्पोजिशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन बेसिकली क्या है कि एक जो सब्सटेंस है वो ब्रेक हो रहा है पीसेज में, ठीक है, और अलग अलग कंपाउंड मिल रहे हैं, तो दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन। आपने रिएक्शन भी पढ़ी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी 4 दिन पहले क्लास में, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल क्लोराइड, ठीक है। और क्या है, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल क्लोराइड जो है उसका भी डिकम्पोजिशन करके और आप सॉल्ट बना सकते हैं। जैसे मेटल क्लोराइड ये रहा, सोडियम क्लोराइड किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये क्या है, हीट 200 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या देगा, सोडियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, और HCl, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब हीट दी उसको, तो सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट ही था ऑलरेडी, जो कि मेटल क्लोराइड था, एक सॉल्ट ही था ऑलरेडी, उसको हमने दूसरे सॉल्ट में कन्वर्ट किया और उसके लिए थोड़ी सी हीट देनी पड़ी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, एसिड जो था वो H2SO4, वो अब दूसरा एसिड मिल रहा है HCl, क्योंकि सॉल्ट भी चेंज हो गया तो एसिड भी चेंज हो गया। नेक्स्ट है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये तो अभी तक पढ़ते आए रहे हैं, ये तो अभी हमने आज पढ़ा ही है, ढेर सारा हमने आज न्यूट्रलाइजेशन ही तो पढ़ा है। तो एसिड और बेस से रिएक्ट कर देंगे तो सॉल्ट मिल जाएगा और पानी बच जाएगा, तो ये तो हमने अभी आज देखा। बाय द एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन मेटल्स को एल्कलीज से रिएक्ट करके भी सॉल्ट बनाया जा सकता है। जैसे जिंक मेटल है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला करके सोडियम जिंक ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से भी सॉल्ट बनाया जा सकता है। तो दिस इज सॉल्ट एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये सारे थे सॉल्युबल सॉल्ट जो कि आसानी से घुल सके। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे सॉल्ट जो कि आसानी से नहीं घुल सकते, ठीक है। तो बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, उनको डायरेक्ट ही जोड़ दें, डायरेक्ट ही कंबाइन कर दें। जैसे कि मेटल पाउडर इज हीटेड विद सल्फर, जैसे ही किसी मेटल पाउडर को सल्फर से हीट किया जाए, वी गेट कॉरस्पॉन्डिंग मेटल सल्फाइड, तो उसका आपको मेटल सल्फाइड मिल जाएगा। और जो मेटल सल्फाइड है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा। जैसे कि लेड इज अ मेटल, लेड को जब आप करेंगे सल्फर के साथ में हीट, तो वो देगा लेड सल्फाइड विच इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। बाय डबल डिकम्पोजिशन ऑफ 2 सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो 2 सॉल्युबल सॉल्ट हैं, उनके डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ये रहा NaCl, एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ये रहा AgNO3, ठीक है। ये दे रहा है AgCl और उसके नीचे एरो का साइन बना हुआ है, इसका मतलब वो नीचे इकट्ठा हो रहा है। और दूसरा है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो NaNO3, ठीक है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये अच्छा, तो ये क्या हो गया, इसका तो है उस पर रिएक्शन, ठीक है। ये आपको याद हो तो ये हमने रिएक्शंस में भी पढ़ा था। तो डबल डिकम्पोजिशन मतलब कि दोनों जो सॉल्ट हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और दूसरे सॉल्ट बना रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है एक सॉल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो एक सॉल्ट है, उन दोनों को ब्रेक कर रहे हैं। जब वो साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों ब्रेक हो रहे हैं। तो सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ जा करके जुड़ जा रहा है और सिल्वर जो है वो क्लोराइड के साथ में जाकर जुड़ जा रहा है। तो 2 अलग अलग सॉल्ट बन रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। चलिए, तो ये तो था हमारा सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब ये जो है, ये देखिए ध्यान रखें, ये जो है ये आगे वाले ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है और ये जो है ये सॉल्युबल सॉल्ट है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो 2 सॉल्युबल सॉल्ट को मिलाकर के हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट बना लिए, ठीक है। अब ये जो है इनकी फैमिली जो है ये देख लीजिए,
ये इनको याद रख लें, ठीक है। तो सल्फेट फैमिली जो है, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सल्फेट सॉल्ट्स हैं। सोडियम फैमिली जो है जो सोडियम सॉल्ट्स हैं। क्लोराइड फैमिली जो है वो क्लोराइड सॉल्ट्स हैं, ठीक है। इनको आप याद रख लीजिए, ठीक है। और एक ये लास्ट में एक एक्टिविटी है विच यू कैन परफॉर्म इन द लैब। Alright students, so that is it. I'll be sharing this file with you in the classroom today so that you'll be able to study it if you want to repeat this. So you can study this, you can learn some points, important ones, and if you have any queries, if you have any doubts, please just let me know and I'll be there to help. Alright, so that is all. So we are already a little further, a little ahead in time today. So that is all for today. You stay healthy, stay indoors, take care of yourself. Bye bye.